गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा हम ये 10th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड लेसन ही रीड कर रहे हैं और जो हमारी हेडिंग है वो है रोल्ट एक्ट। यानी रोल्ट एक्ट वैसे तो हमने पढ़ लिया था, मैंने बता दिया था आपसे रोल्ट एक्ट क्या होता है। रोल्ट एक्ट को बेटा काले कानून के नाम से भी जाना जाता है और ये अंग्रेजी सरकार ने इस एक्ट को यानी कानून को पास किया था, जिसके जरिए यानी यह रणनीति अपनाई गई थी कि जो भी क्या नाम है 2 साल के लिए बिना मुकदमा चलाए यानी 2 साल के लिए राजनीतिक कैदियों को जेल में बंद कर दिया जाएगा। तो मैंने बताया था कि इसके खिलाफ महात्मा गांधी ने इसके खिलाफ भी सत्याग्रह का जो आंदोलन था वो आरंभ किया था और ये 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने आरंभ किया था और ये महात्मा गांधी का चौथा सत्याग्रह था। तो इसके बाद बेटा मैंने आपसे बता भी दिया था कि फिर रोल्ट सत्याग्रह के विरोध में लोगों ने क्या किया था, जैसे अपनी दुकानें बंद कर देना, रैली जुलूस वगैरह सभी लोग हड़ताल पर चले गए और अमृतसर में स्थानीय नेताओं को हिरासत में ले लिया था और 10 जैसे महात्मा गांधी के दिल्ली जाने पर यानी रोक लगा दी गई थी। तो मैंने ये बता दिया था कि अंग्रेजी सरकार ने क्या किया। फिर आपसे बताया था कि इसके बाद जब लोग ज़्यादा इस तरह से उन पर अमृतसर पे यानी 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूस पर भी गोली चलवा दी थी, तो लोगों ने इसका विरोध करते हुए बैंक, डाक खाने और रेलवे स्टेशन पर हमले करने लगे थे। तो इस पूरी स्थिति पर बेटा काबू पाने के लिए अंग्रेजी सरकार ने मार्शल लॉ लागू कर दिया था। तो मार्शल लॉ भी मैंने आपसे बताया था बेटा। मार्शल लॉ की आप डेफिनेशन अच्छे ढंग से याद करें। मार्शल लॉ बेटा ये होता है कि मिलिट्री के सबसे उच्च पद के अफसर को सरकार का मुख्य बना दिया जाता है। मिलिट्री के सबसे बड़े उच्च पद के अफसर को सरकार का मुखिया बना दिया जाता है और भारत में उसमें मुख्य जो था उसको जनरल डायर को यानी ये पद दिया गया था। तो आज बेटा हम पढ़ेंगे अब ये टॉपिक 10 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। 10 अप्रैल बेटा 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में बैसाखी का मेला देखने के लिए लोग जुटे हुए थे। बिल्कुल आराम से सुने बेटा, आपकी कहानी के टाइप से है कि 10 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाले बाग में बैसाखी का मेला देखने के लिए लोग जुड़े हुए थे और ये अमृतसर बेटा पंजाब में है। यह मैदान चारों तरफ से बंद था। बाहर शहर से बाहर आने के कारण यहाँ जुटे लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। यानी इस शहर में क्योंकि बैसाखी का मेला था तो बाहर से जो लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे मेला देखने के लिए, तो उनको पता नहीं था कि यहाँ पर मार्शल लॉ लागू किया जा चुका है। इसके बाद उसके सिपाहियों ने, किसके सिपाहियों ने? जनरल डायर के सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी और लगभग सभी भारतीय यानी बहुत भारतीय मारे गए, सैकड़ों भारतीय घायल हो गए और मरने वालों में और घायल होने वालों में बेटा सबसे ज़्यादा जो असर था या प्रभावित हुए थे वे थे बच्चे, बूढ़े और औरत। यानी सबसे ज़्यादा असर इन लोगों पर दिखाई दिया था। अंग्रेजों के ऐसा करने का एक ही मकसद था कि उनका डर, यानी उन्होंने क्यों गोली चलाई कि उनका एक ही मकसद था कि भारतीय हैं जो उनका डर भारतीयों पर कायम रहे ताकि वे भविष्य में कभी भी उनका विरोध ना करें। क्योंकि उन्होंने जो रोल्ट एक्ट वगैरह लागू किया था तो इस पर यानी भारतीय जो अंग्रेज थे बेटा भारतीयों को डराना चाहते थे ताकि भविष्य में भारतीय जो हैं अंग्रेजों का कभी विरोध ना करे। परंतु भारतीयों ने जितनी भी सरकारी इमारत थी उन पर क्या किया, इसमें जब उन्होंने सत्याग्रह पर यानी अमृतसर में हमला करवाया तो भारतीयों ने जितनी भी सरकारी इमारतें थी उन पर हमला करना शुरू कर दिया। और जब महात्मा गांधी जी को पता चला कि सत्याग्रह आंदोलन को नकारा जा रहा है, क्योंकि महात्मा गांधी तो चाहते ही नहीं थे कि हिंसा का रास्ता अपनाया जाए, वो तो सत्याग्रह के रास्ते पर जाकर यानी अपने अधिकार को पाना चाहते थे। तो जब महात्मा गांधी को पता चला कि सत्याग्रह आंदोलन को नकारा जा रहा है तो उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन को वापस ले लिया और यह पहला आंदोलन था जिसने महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापस लिया। तो इस तरह से बेटा महात्मा गांधी ने अपना जो सत्याग्रह का आंदोलन था वो वापस ले लिया। इसके बाद है बेटा आपकी हेडिंग असहयोग। असहयोग ही क्यों?
असहयोग आंदोलन या सहयोग नहीं करना, बहिष्कार करना। असहयोग आंदोलन का अर्थ होता है बेटा सहयोग, यानी किसी के साथ सहयोग नहीं करना, बहिष्कार करना। फिर जैसे महात्मा गांधी को पता चल गया कि भाई ये सत्याग्रह आंदोलन को नकार रहे हैं, तो महात्मा गांधी ने जैसे ही अपना वो लिया, क्या नाम, सत्याग्रह आंदोलन वापस ले लिया। तो महात्मा गांधी ने बेटा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में महात्मा गांधी ने कहा कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों के सहयोग से स्थापित है। महात्मा गांधी की एक पुस्तक है बेटा हिंद स्वराज, जो 1909 में महात्मा गांधी ने लिखी, और उसमें महात्मा गांधी ने लिखा है कि जो ब्रिटिश शासन है भारत में, ये भारतीयों के कारण ही है। भारतीयों के शासन यानी भारतीयों के सहयोग से ही स्थापित हुआ है, और यह शासन इसी सहयोग के कारण ही, यानी भारतीयों के सहयोग के कारण ही चल रहा है। अगर भारत के लोग अपना सहयोग, यानी अगर भारत के लोग इनका साथ ना दें, अंग्रेजों का अपना सहयोग वापस ले ले, तो साल भर के भीतर यानी ब्रिटिश शासन ढह सकता है और स्वराज की प्राप्ति की जा सकती है। यहाँ उस समय बेटा स्वराज का अर्थ भी आप याद रखें, उस समय स्वराज का अर्थ था स्वतंत्रता। यानी इसमें क्या कहा महात्मा गांधी ने कि जो ब्रिटिश शासन भारत पर चल रहा है, यह भारतीयों की अंग्रेजी शासन बेटा भारत पर चल रहा है, यह भारतीयों की सहयोग से चल रहा है। अगर भारतीय इस सहयोग को छोड़ दे तो साल भर के भीतर ही ब्रिटिश शासन ढह सकता है और स्वराज की प्राप्ति हो सकती है। मैंने बताया स्वराज का अर्थ उस समय क्या था, स्वतंत्रता। फिर क्या था बेटा, इसी सोच के साथ महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन यानी असहयोग आंदोलन की शुरुआत की, और इस आंदोलन के लिए सबसे पहले गांधी जी ने पूरे भारतीयों को एक साथ, यानी असहयोग आंदोलन शुरू करने से जब शुरुआत की, तो सबसे पहले महात्मा गांधी ने सोचा कि सभी भारतीयों को एक साथ लाना है। इसके लिए हिंदू और मुस्लिम को एक करना बहुत जरूरी है, तभी हम ऐसे योग आंदोलन में सफल हो सकते हैं। यानी पूरे भारतीयों को महात्मा गांधी एक करना चाहते थे। तो इस उद्देश्य के लिए महात्मा गांधी मोहम्मद अली और शौकत अली से मिले, जो कि मुस्लिम थे बेटा। उसमें मुस्लिम के जवान राजनीतिक ये नेता थे, कौन, मोहम्मद अली और शौकत अली। तो महात्मा गांधी जी ने बेटा उनसे असहयोग आंदोलन के बारे में बात की और उनको मुस्लिम का सहयोग भी मिल गया। यानी जब महात्मा गांधी ने मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली से यानी बात की असहयोग आंदोलन के बारे में, तो वे दोनों तैयार हो गए और इस प्रकार मुसलमानों का भी सहयोग भारतीयों को मिल गया। असहयोग आंदोलन में मुस्लिम का भी बहुत बड़ा योगदान था, ये भी याद रखें आप। इसलिए इसे असहयोग खिलाफत आंदोलन भी कहा जाता है, क्योंकि जो मोहम्मद अली जिन्ना है बेटा, ये क्या नाम है, उस समय खलीफा इस्लाम विश्व का मुख्य था, जो इस्लामिक था विश्व का मुख्य था, यानी खलीफा। खिलाफत के नाम से फिर इसको ये खलीफा मानते थे लोग, इन मुस्लिम नेताओं को अपना, तो इसलिए इसका नाम असहयोग खिलाफत आंदोलन भी रखा गया। आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं थी बेटा। जैसे जनवरी 1921 में महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना और शौकत अली ने मिलकर असहयोग खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। अनेक सामाजिक समूहों ने भाग लिया, लेकिन सभी की एक ही मांग थी, स्वराज यानी स्वतंत्रता। स्वराज का मुख्य लक्ष्य स्वतंत्रता था, परंतु लोगों अलग अलग क्षेत्रों के लोग इसका अर्थ अलग अलग निकाय समझने लगे थे स्वराज का, परंतु अलग अलग क्षेत्रों के लोग स्वराज का अर्थ अलग अलग समझने लगे थे। जैसे शहरों में आंदोलन हुए, शहरों में कैसे हुए, जैसे ये रहा, मैंने बताया था आपसे, जो धाराएं हैं बेटा 1921 में शुरू हुई, जनवरी 1921 में आंदोलन के भीतर अलग अलग धाराएं जनवरी 1921 में जैसे वो मिले थे। तो क्या हुआ बेटा, जैसे शहरों में आंदोलन देखें तो क्या हुआ, हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया। बहुत से स्कूलों के शिक्षक और जो प्रधान अध्यापक थे बेटा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। वकीलों ने वकालत लड़ने से मना कर दिया। शहरों में मैं यही पढ़ा रही बेटा, शहरों में आंदोलन, ये वाला शहरों में आंदोलन क्या हुआ, हजारों विद्यार्थियों ने सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया। बहुत से स्कूलों के शिक्षक और प्रधानाध्यापकों ने इस्तीफा दे दिया।
वकीलों ने मुकदमे लड़ने छोड़ दिए, विदेशी सामानों को खरीदना बंद कर दिया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। इन सब के कारण आंदोलन बहुत ही सफल नजर आ रहा था, लेकिन कुछ समय बाद शहरों में यह आंदोलन धीमा पड़ गया। इसका कारण क्या था बेटा? शहरों में धीमा क्यों पड़ा? धीमा पड़ने के भी कारण थे, बस यही टॉपिक करवा देती हूँ बेटा कि धीमा पड़ने के कारण ये थे बेटा कि खादी कपड़ा, क्योंकि इसमें विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया गया था ना, तो जो खादी कपड़ा है बेटा वो महंगा होता है, इसलिए उन्होंने विदेशी सामान को खरीदना आरंभ कर दिया धीरे धीरे, इसलिए पड़ा ये धीमा। और जो विकल्प नहीं था बेटा, कोई भी लोगों के पास विकल्प संस्थाओं की स्थापना की प्रक्रिया बहुत धीमी थी, फलस्वरूप विद्यार्थी और शिक्षक सरकारी स्कूलों में लौटने लगे। यानी क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए जो संस्थान थे यही थे, या संस्थाएं थी, या जो विद्यार्थियों के पढ़ने के स्कूल कॉलेज थे बेटा, और अधिक नहीं थे, यानी बच्चों के पास कोई विकल्प नहीं था, इसलिए फिर धीरे धीरे वे स्कूल और कॉलेजों में लौटने लगे। वकीलों ने दोबारा अदालतें, यानी जो वकील हैं वो भी इस तरह बेटा उन्होंने भी दोबारा अदालत शुरू कर दी, यानी लोग भी जो वकील थे वो भी अदालतों में दिखने लगे। इसके बाद पढ़ेंगे बेटा हम ग्रामीण इलाकों में विद्रोह। तो आज के लिए बेटा इतना ही।